नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग बीएनएस को समझ रहे हैं। और आज हम लोग जितनी भी परिभाषाएं हैं धारा 2 के अंतर्गत उन सबको समाप्त करने के बाद धारा 3 की तरफ बढ़ जाएंगे, जहां पर जनरल जो आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं, जो आपकी व्याख्याएं हैं, जो आपका स्पष्टीकरण है, साधारण स्पष्टीकरण है, उसको बताने का प्रयास किया जाएगा कि किसी भी तरह की आपको कोई समस्या या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस बीएनएस में ना आए, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी से आप लोग आ जाइए और आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और मेरे साथ में मूल विधि को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। जी, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गाइस। जी जी, बिल्कुल। सबके कमेंट्स में देख रहा हूँ, बस नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चकाचक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम्म, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं बीएनएस। शुरू करें एक बार। बीएनएस, बीएनएस स्टैंड्स फॉर भारतीय न्याय, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। हम्म, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में यहां पर हमारी चर्चा होगी और यहां पर हम सारी सारी बातें करेंगे। चलिए, हो जाएगा कंप्लीट, किसी चिंता मत करो, सब चीजें हो जाएंगी। अच्छे चीजों को समझो, अच्छे से देखने का प्रयास करो, आपको खूब आनंद आएगा। देखो, लाइफ में चीजों को ना अब बस पूरा करने के पीछे जब हम रहते हैं, तो उस चीज को करने का जो प्रोसेस होता है उसका आनंद हम जीवन में नहीं ले पाते हैं। तो बस चीजों को कंप्लीट करने के बारे में मत सोचो, उस जर्नी का भी आनंद लो। देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलने वाली है। तो आप सबको बताएं, हम लोग धाराओं को समझ रहे हैं और धाराओं में भी परिभाषाओं को देख रहे हैं। परिभाषाओं में हमने लास्ट जो परिभाषा आपकी समझी है वो मूल्यवान प्रतिभूति की, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की समझी है। उसके बाद आपको यहां पर 232 सेक्शन 232, सेक्शन 232, सेक्शन 232 ये किस बारे में बात करती है? हालांकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रख लेना हमको जरूरी है। जलयान, जिसको वेसल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेसल। जलयान की परिभाषा, जलयान की परिभाषा, जलयान की परिभाषा, जलयान की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाएगा कि जलयान की परिभाषा कौन सी धारा में है, तो आपको सीधे ही बोल देना पड़ेगा जलयान की जो परिभाषा है वो सेक्शन 232 में दी गई है। हाँ हाँ हाँ, अगर आप बुक लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप उसी पे लिखना चाहो तो उसी पे लिख लो, मेन चीज है बस समझ में आनी चाहिए। बट मेरा मानना यह है कि जब आप चीजों को समझते हैं तो इसको ना बहुत शॉर्ट वे में, इसको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वे में आप अपने पास भी लिखते जाएं। लो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट धारा आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पिछले भी एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है, परंतु अब इसकी धारा बदल गई है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। सेक्शन 234 क्या है? सेक्शन 234 है जो वसीयत की परिभाषा है। क्या है ना? वसीयत की बात करता है। वसीयत, वसीयत, वसीयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल, विल, विल। विल की परिभाषा, वसीयत की परिभाषा कौन सी धारा में है? तो आपको बोलना पड़ेगा द डेफिनेशन ऑफ विल आपकी सेक्शन 234 में दी गई है। और अगर आपसे पूछने का प्रयास करे कि भाई वसीयत जो है
क्या इसके बारे में आईपीसी की जानकारी भी आप लोग रखते हो कि आईपीसी के सेक्शन कौन से में वसीयत की परिभाषित किया जाता रहा है, वसीयत को बताया जाता रहा है? तो आपको बोलना पड़ेगा आईपीसी के सेक्शन 31 में वसीयत की परिभाषा थी, परंतु अब सेक्शन 234 में वसीयत को परिभाषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। हाँ, आज थोड़ा सा, हाँ सुना देंगे, हाँ सुना देंगे। आज थोड़ा सा जो है वो शरीर थोड़ा सा डाउन है, बॉडी थोड़ी सी एनर्जी लो महसूस कर रही है। हाँ, उसके अन्य अन्य कारण आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमको जान लेना है, सेक्शन 232 आपकी जलयान की और 234 आपकी वसीयत की परिभाषा है। उसके बाद हमारा अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 235। कौन सा है? सेक्शन 235 है। सेक्शन 235 किस बारे में आपकी बात करता है? सेक्शन 235 आपकी महिला के बारे में बात करता है। महिला यानी कि विमेन, है ना, विमेन के बारे में बात करता है। तो इसकी परिभाषा है, तो जैसे वहां पर था कि नर की परिभाषा, तो किसी भी आयु का नर, और महिला के बारे में बात हो रही है तो किसी भी आयु की महिला के संदर्भ में वहां पर हमारी बात होगी। क्या क्या होगा? किसी भी आयु की स्त्री। महिला से क्या मतलब है यहां पर? महिला से मतलब है यहां पर किसी भी आयु, किसी भी एज, किसी भी आयु, आयु की, किसी भी आयु की नारी। और नारी से क्या मतलब है यहां पर? मानव नारी से उसका आशय है। किससे है? मानव नारी से उसका आशय है। अच्छा, आपको एक गुड न्यूज देता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। आप लोगों ने जिन्होंने विनायक 1 पढ़ लिया है, जिन्होंने, हाँ हाँ ठीक है, जिन्होंने विनायक 1 पढ़ लिया है, अब जिन्होंने विनायक 2.0 भी कंप्लीट कर लिया है, और जो अब प्रज्ञान बैच को पढ़ रहे हैं, ठीक है, या सीधे ही प्रज्ञान बैच को पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए मंडे से, है ना, क्या है, है ना, मंडे से प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के, और मूल विधि का प्रैक्टिस सेट मैं चालू करने वाला हूं। अभी तक मतलब ये सूचना आ गई है, हो सकता है इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, परंतु ये चीज चालू होने वाली है। और अब मैं आपको इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करवाऊंगा रेगुलर बेसिस पर, और मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रैक्टिस सेट लास्ट टाइम तक चलते रहें। बाकी मैनेजमेंट विल डिसाइड कि क्या करना है, कैसे करना है, बट उसमें मैं पहले टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस करूंगा। पहले हम टॉपिक वाइज, पहले हम एक्ट से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक दिन एक एक्ट, इस तरह से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम बाद में बीएनएसएस के क्वेश्चंस बना बना के मिलाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते होंगे। आप उनके ना प्रॉपर ना नोट्स बनाना, उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो मौज आपकी उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है? सेक्शन 232 जलयान की परिभाषा, 234 वसीयत की परिभाषा, 235 महिला की परिभाषा है, वुमेन की परिभाषा है। तो वुमेन से मतलब किसी भी आयु की, किसी भी आयु की नारी यानी मानव नारी से इसका आशय निकलता है। अगला अगला सेक्शन हमारा, अब देखो आप लोगों ने मेरे से क्या चीज पूछी थी, आप लोगों ने पूछा था सर सदोष अभिलाभ क्या होता है ना, क्या होता है? सदोष अभिलाभ क्या होता है? सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, ये आपने पूछा था। तो सेक्शन 236 जो है ये सदोष लाभ की बात करता है। इसको सदोष लाभ आप कह सकते हो या अभिलाभ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अभिलाभ कह सकते हो। अंग्रेजी भाषा में इसको रॉन्गफुल गेन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी भाषा में इसको रॉन्गफुल गेन कहा जाता है। रॉन्गफुल गेन कहा जाता है, रॉन्गफुल गेन इसको कहा जाता है। हाँ ठीक है, हाँ ओके, रॉन्गफुल गेन इसको कहा जाता है। तो ये चीज हम पीछे भी देख के आए थे बेईमानी में, कि भाई किसी का गलत तरीके से धोखाधड़ी करते हुए किसी का सदोष अभिलाभ उठा लेना। तो रॉन्गफुल गेन क्या होता है ना, सदोष लाभ या अभिलाभ क्या होता है, तो इसको ना आप 3 पॉइंट्स में ब्रेक कर लो, है ना, 3 पॉइंट्स में इसको ब्रेक कर लो।
देखो मुझे कभी भी आदत नहीं रहती है कि मैं आपको बड़े बड़े पॉइंट्स लिखवाऊं। मेरा मन करता है कि मैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना लिखवा करके चीज़ों को पॉइंट्स में ब्रेक कर लूं, जिससे चीज़ों को समझना आसान रहे। तो सदोष लाभ या अभिलाभ या रॉन्गफुल गेन किसको कहा जाता है? तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ होनी चाहिए कि वह जो लाभ है वह गैर कानूनी ढंग से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? गैर कानूनी ढंग से। तो गैर कानूनी ढंग का क्या मतलब है? कहते कानून के खिलाफ, कानून के खिलाफ, कानून के खिलाफ काम करते हुए वह फायदा होना चाहिए। ठीक है, वह फायदा होना चाहिए गैर कानूनी ढंग से। ये सदोष अभिलाभ की परिभाषा यहां पर बताई जा रही है कि गैर कानूनी ढंग से होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? उसमें संपत्ति का लाभ होना चाहिए। ये पूरे के पूरे एक्ट को क्या कहा जा रहा है? उसमें संपत्ति का लाभ होना चाहिए, संपत्ति का लाभ होना चाहिए, यानी गेन ऑफ प्रॉपर्टी, गेन ऑफ प्रॉपर्टी, गेन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को गेन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से संपत्ति का लाभ होवे, और जिस व्यक्ति को लाभ हो रहा है वह उस संपत्ति का कानूनी हकदार नहीं होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट जहां पर ऐड हो जाते हैं तो वहां पर लाभ लेना सदोष लाभ लेने की तरफ आ जाएगा, गलत तरीके से फायदा उठाना। सदोष लाभ का सीधा सीधा मतलब है गलत तरीके से फायदा उठाना, गलत तरीके से है ना फायदा उठाना, गलत तरीके से फायदा उठाना। यही तो बात यहां पर बोली जा रही है। सदोष अभिलाभ में गलत तरीके से फायदा उठाना, तो गलत तरीका मतलब क्या? कानूनी, गैर कानूनी ढंग से होगा क्या? संपत्ति का लाभ होगा। और लाभ किसे होगा? तो लाभ जिस व्यक्ति को हो रहा है उसके बारे में यहां पर लिखना है, लाभ लेने वाला व्यक्ति, गेन उठाने वाला व्यक्ति, लाभ लेने वाला व्यक्ति, लाभ लेने वाला व्यक्ति, लाभ लेने वाला व्यक्ति, जो जिस आदमी को फायदा हुआ है, जिसने गैर कानूनी ढंग से संपत्ति का फायदा उठाया है, लाभ लेने वाला व्यक्ति संपत्ति का लीगल हकदार नहीं होना चाहिए, है ना? संपत्ति का लीगल हकदार नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन पॉइंट एक साथ आपके मिल जावें तो ये तीन पॉइंट मिला करके सदोष लाभ या अभिलाभ को तैयार कर लेते हैं और रॉन्गफुल गेन को तैयार कर लेते हैं। बोलो समझ में आया क्या, या दोबारा बताने का प्रयास करूं? हाँ। हम्म। हाँ, टाइमिंग 7 बजे के आसपास रह सकता है। हम्म। हम्म। क्लियर? बताइए। जी। जी प्रियंका बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। बताओ, ठीक है? एक बार फटाफट दोबारा बता देता हूं। सदोष लाभ या अभिलाभ यानी रॉन्गफुल गेन क्या होता है कि जब गैर कानूनी ढंग से प्रॉपर्टी का गेन लिया जाता है, संपत्ति का लाभ लिया जाता है, और लाभ लेने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का लीगल हकदार नहीं है, वैध रूप से हकदार नहीं है ना, यानी कि मालिक नहीं है, मालिक के अलावा कोई व्यक्ति है और वो फायदा उठा रहा है, तो ये चीज सदोष अभिलाभ आपका कहलाती है। अब यहीं पर जब हम लोग सदोष अभिलाभ को समझ रहे हैं, यहीं पर हम लोग सदोष हानि को समझेंगे। किसको समझेंगे? सदोष हानि को समझेंगे। सेक्शन 237 सदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस, सदोष हानि, सदोष हानि और रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस की परिभाषा, रॉन्गफुल लॉस की परिभाषा। अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए? इसको अगर आपको सदोष लाभ समझ में आ गया है तो आपको सदोष हानि भी समझ में आ जाएगी। गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है? यहां पर क्या चीज है, इसको अगर साधारण शब्दों में लिखो तो गलत तरीकों से, गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना, गलत तरीके से किसी को
नुकसान पहुंचाना। तो जब गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसको रॉन्गफुल लॉस कहा जाता है, बट हम इतने आसान तरीके से इसको नहीं करेंगे। इसको अगेन हम 3 पॉइंट्स में तोड़ लेते हैं। तो 3 पॉइंट्स में जैसे ही हम इसको तोड़ लेंगे तो हमारे लिए परिभाषा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। हाँ सर, इसके नोट्स कैसे बनाए? जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही बना लो आप इसके नोट्स। अगर नोट्स बनाने का बिल्कुल मन नहीं है तो मैं सीधी सच्ची बात बोल रहा हूं, अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सको ना, तो देखो मैं भी लिख रहा हूं, उसके बाद फिर एक बच्चा भी आपको लिख करके देता है, ठीक है, आपके पास किताब भी है, हो सकता है पहले भी किताब भी तो मेरी लिखी हुई है, वो मैंने लिख रखी है। हाँ, अपने हाथ से मैंने पूरी की पूरी किताब लिख रखी है, पूरा कंटेंट सारा का सारा यही है, उसको भाषा के रूप दिया गया है, बाकी बुक टीम की मदद से उसको बहुत भाषा का रूप दिया गया है। तो आप किताब साथ में रख लो, जो चीजें वहां पर अगर, क्योंकि बुक में सारी चीजें तो नहीं है, बहुत सारी सब चीजें तो ऐड नहीं करी जाती हैं, अगर वहां पे कोई चीज मिसिंग है तो उस चीज को आप लिख लो वहां पर, अपने ही वहीं पर जगह बनाकर उसका रिवीजन करते रहो, दैट्स ऑल। बट अगर अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो और चीजों को लॉन्ग टर्म में याद रखना चाहते हो तो मेरे साथ चीजों को आप यहां पर जरूर लिखें। तो इसमें भी यही बात आ जाएगी कि सदोष हानि क्या है कि गैर कानूनी ढंग से, गलत तरीका है ना, गैर कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से, गलत तरीके से क्या करता है, क्या करता है, सेकंड पॉइंट, गैर कानूनी ढंग से क्या काम करता है, आपका संपत्ति की हानि करता है। जब कोई गलत तरीके से संपत्ति की हानि करता है, यानी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, वहां पर गेन ऑफ प्रॉपर्टी था, यहां पर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी करता है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है ना, हानि जिसको हो रही है, हानि जिसको हो रही है, हानि जिसको हो रही है वह संपत्ति का वैध रूप से हकदार है, वह संपत्ति का वैध रूप से ना लीगली, लीगली हकदार है। बस ये 3 पॉइंट जहां पर आ जाएंगे वो आपका आ जाएगा। क्या यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, हाँ इसको लीगली कर लो, ठीक है, लीगली वाई बना लो इसको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सदोष हानि में क्या आ जाएगा कि गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना, गलत, इसको 3 पॉइंट्स में इसकी जो कानूनी परिभाषा है, तो गैर कानूनी ढंग से संपत्ति की हानि पहुंचाना जिस किसी को, और जिसको संपत्ति की हानि पहुंच रही है, जिसको लॉस हो रहा है, जिसको हानि पहुंच रही है, जिसको लॉस हो रहा है, वह संपत्ति का लीगल ऑनर है, लीगल हकदार है। यही जो पूरा का पूरा एक्ट है ये आपका रॉन्गफुल लॉस कहला रहा है। बताओ, थम्स अप करके बताओ, इज दैट क्लियर, दोनों की दोनों चीजें? हम्म। हाँ ऋतुराज, हाँ ऋतुराज राय, हाँ, जो धाराएं उसमें ऐड नहीं थी उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, एक दो चीजें और उसमें मतलब सुधार करनी है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ एक ही साथ सारी की सारी चीजें आपको दे दी जाए। हम्म। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। हम्म। बहुत शानदार। चलिए, बस समझते जाइए, सब चीजें याद होती चली जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा ना, इन क्लासेस के साथ आप प्रॉपर प्रैक्टिस सेशंस को भी देखिए, तो सब चीजें टाइम टू टाइम सब चीजें याद हो जाएंगी। मेरे साथ बस बने रहिए, आपका सब काम अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अब हमने सेक्शन 2 को पूरा कर लिया है, अब हम सेक्शन 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सेक्शन 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सेक्शन 3 जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, कि सेक्शन 3 किस बारे में अब कब बात करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर जो सेक्शन 3 है वो साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है, किसके, साधारण स्पष्टीकरण, साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस। अब मजा आया,
अब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा इसमें पूरा का पूरा। अब यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी इसका मतलब क्या है कि जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, तो चीजों को यहां पर थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है जिससे आप या कोई भी व्यक्ति बीएनएस को लेकर के किसी संदेह में ना पड़ जाए या कुछ ऐसी स्थिति ना बन जाए कि उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। हाँ, जनरल एक्सप्लेनेशन। तो जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब यहां पर क्या है कि कुछ चीजों को खोलकर बताया गया है ना, कुछ चीजों को खोलकर बताया गया है, कुछ चीजों को खोलकर बताया गया है, कुछ चीजों को खोलकर बताया गया है, कुछ चीजों को खोलकर बताया गया है। आईपीसी में अगर इसको देखो तो आईपीसी में सेक्शन 6 में इसका जिक्र हुआ करता था, आईपीसी की धारा 6 में इसका जिक्र हुआ करता था। ठीक है, तो जनरल एक्सप्लेनेशन है ये, कुछ चीजों को खोलकर बताया गया है। तो बहुत ध्यान से आप चीजों को समझेंगे और बहुत ध्यान से चीजों को समझने का और आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। हाँ, फॉर्म के बारे में चीजों को अभी टेंशन मत लो और चीजों को समझने का प्रयास करो और पहले इन चीजों को जानो। फॉर्म में कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी गलतियां फॉर्म में हो जाती हैं और उन चीजों की वजह से आपको अपनी पढ़ाई को प्रभावित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है सेक्शन 3(1). तो यहां पर पार्ट्स चलेंगे और यहां पर मैं एग्जांपल्स दूंगा। अब मैंने बोला है कि आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी बीएनएस और भी ज्यादा, तो अब बहुत गहनता से चीजों को समझें और देखने का आप लोग प्रयास करें। तो यहां पर लिखा गया है कि इस एक्ट में, है ना, इस एक्ट में यानी कि इस संहिता में, इस संहिता में आने वाली, इस संहिता में आने वाली, इस संहिता में आने वाली सभी परिभाषाएं, है ना, सभी परिभाषा। तो इसमें बीएनएस में एक्चुअली में है क्या, तो अपराधों की परिभाषाएं तो हैं, अपराधों की डेफिनेशंस तो हैं कि कौन सा एक्ट कौन सा अपराध कहलाएगा, कौन सा काम क्या अपराध कहलाएगा, यही चीजें तो बताई जा रही हैं और उनके पनिशमेंट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा क्या चीज बताई जा रही है, कुछ भी नहीं यहां पर। तो सभी परिभाषाओं को, सभी परिभाषाओं को साधारण अपवाद, यहां पर ही बात बता दी गई है, साधारण अपवाद, साधारण अपवाद, साधारण अपवाद, है ना, जनरल एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस, है ना, जो क्या है, जो अध्याय 3 आएगा आगे, जो आगे अध्याय यानी कि चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 3 के, है ना, चैप्टर 3 के अधीन माना जाएगा, अधीन माना जाएगा। बहुत गंभीरता से इसको समझेंगे और बहुत गंभीरता से इसको जानेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट आप अच्छे से समझो। यहां पर सेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि जनरल एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूं, आपको कुछ ना मोटी मोटी बातें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। और उसी के सेक्शन 3 के पार्ट 1 में ये बात बोली गई है, ये बात बोली गई है कि भाई ये जो पूरा का पूरा एक्ट है, जो ये पूरा का पूरा आपका बीएनएस है, ये जो आपका पूरा का पूरा बीएनएस है, एक्चुअली में बीएनएस क्या कर रहा है, ये बीएनएस अपराधों की परिभाषा ही तो बता रहा है कि अपराधों की क्या बता रहा है, अपराधों की डेफिनेशंस बता रहा है ना, अपराधों की डेफिनेशंस बता रहा है। साथ में ये क्या काम कर रहा है, उन अपराधों का पनिशमेंट बता रहा है, दो ही तो काम कर रहा है, अपराधों का दंड बता रहा है। ये दो कार्य किए जा रहे हैं किसके द्वारा, बीएनएस के द्वारा। बट आप देखो कि मैंने एक चीज आपको बताई थी, अब यहां पर ये जो जिस चैप्टर 3 की यहां पर बात हो रही है, साधारण अपवाद की जो चर्चा हो रही है, जनरल एक्सेप्शंस की चर्चा हो रही है, ये जो चैप्टर है ना, एक बात है जो साधारण अपवाद हैं, जो साधारण अपवाद है ना, अभी आगे जाएंगे हम समझेंगे इसको। तो इस चैप्टर को ना साधारण भाषा में बचाव कहा जाता है। क्या कहते हैं, बचाव कहा जाता है, इसको साधारण भाषा में छूट कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो अब यहां पर क्या बात बोली जा रही है, देखो दो कंडीशन हम लोग लेते हैं और दो कंडीशन ये मैं तीसरी बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कमेंट्स रोक दो, बिल्कुल समझने पे ध्यान दो।
जैसे दो कंडीशन है और दोनों में किसी आदमी की मृत्यु होती है, ठीक है, किसी आदमी की मृत्यु होती है। पहली कंडीशन क्या है कि जिस आदमी की डेथ हुई है उस आदमी को प्रॉपर प्लानिंग करके, है ना, प्रॉपर क्रिमिनल माइंडसेट के साथ में टारगेट करके और मारा गया है। और दूसरा आदमी एक्सीडेंटली मर गया है, उसको जो चोट लगी या कुछ भी हुआ उसमें कोई भी प्रायर प्लानिंग नहीं थी, ना ही क्रिमिनल इंटेंशन थी। तो एक बात बताओ, पहले वाले केस में जहां पर आदमी को मारा गया है विद प्लानिंग, विद पूरा का पूरा हथियार, विद क्रिमिनल इंटेंशन, पूरा दुराशय है, सब चीज है, तो वहां पर भी आदमी मरा है, तो उन लोगों को तो दंड मिलेगा, हत्या की सजा मिलेगी। ये दूसरे वाला जो केस है, ये दूसरे वाला जो केस है जहां पे कोई इंटेंशन ही नहीं है, नॉर्मली मान लिया कि कोई आदमी कुल्हाड़ी से अपनी लकड़ियां काट रहा है, उसका उसका कुल्हाड़ी का जो ऊपर लोहे वाला भाग होता है, हल जो एक्स होती है, मेन एक्स होती है, वो निकली और किसी के सिर में जाके गड़ गई और आदमी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो दूसरे वाली कंडीशन में भी आदमी मरा, तो क्या दूसरे वाली कंडीशन में भी उस आदमी को हत्या का दोषी बनाते हुए जेल में डाला जाएगा या उसको मृत्युदंड दिया जाएगा? यस और नो बताओ, बताओ यस और नो। जब मैं पूछूं तब बताने का प्रयास करना है, यस और नो दूसरे वाली कंडीशन में। हम्म, वो इसका कोई इशू नहीं है, वो चालू है। नो, नहीं ना, बिल्कुल सही बात है, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है, और ये जो क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है, ये ही, और क्रिमिनल माइंडसेट नहीं होने के कारण ही वो जो दूसरे वाला केस है, मरा तो आदमी पहले में भी मरा, दूसरे में भी, है ना, डेथ तो दोनों में हुई, बट पहले वाली में विद क्रिमिनल इंटेंशन और पूरी प्लानिंग के साथ हुई, तो पहले वाला तो अपराध कहलाया जाएगा, है ना, उस अपराध की परिभाषा इस बीएनएस में दी गई है। बट दूसरे वाले में भी आदमी मरा, डेथ हुई आदमी की, बट क्या चीज है, वहां पर कोई प्रायर प्लानिंग और कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। तो यहां पर सेकंड वाले केस में जो डेथ हुई है वो जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएगा, वो अपवाद में आ जाएगा कि भाई ये तो केस हो गया है, तो ये उसको बचाव मिलेगा, उस आदमी को छूट दी जाएगी, ये जनरल एक्सेप्शन वाले मामले में आ गया है। और ऐसे केस जितने भी अपराध हैं, सारे के सारे अपराध जितने भी हैं, जितने भी ऑफेंस हैं, तो सारे के सारे के साथ में आपका ये वाला केस नहीं हो सकता है, जनरल एक्सेप्शंस नहीं बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। कई बार आप देखो मेरी बात ध्यान से, अब कई बार क्या है कि आदमी ने पिस्टल विस्टल लगाई, बढ़िया लोड करी, पांच आदमी मिले और ले जाके गाड़ी को रोका और वहां पर डकैती डाल दी, तो ये वाला भी एक केस है। बट एक केस ये वाला है कि चार आदमी एक साथ थे, उनका कि एक आदमी हमको और चाहिए, तो किसी आदमी को जबरदस्ती डरा धमका करके उन्होंने कहा अगर तू नहीं चलेगा तो तुझे यहीं गोली से उड़ा दिया जाएगा, या तेरे बच्चे को यहीं हम गला रेत करके मार देंगे, तुझे हमारे साथ डकैती में चलना पड़ेगा, मजबूरन वो गया। तो पहले वाले केस में जहां पांचों लोगों का क्रिमिनल इंटेंशन है और वो डकैती डाल रहे हैं, तो उनको डकैती का दंड मिलेगा। बट सेकंड वाले केस में जहां पर किसी को डरा धमका करके ले जाया जा रहा है और वो डकैती में सम्मिलित हो जाता है, तो क्या उसको दंड मिलना चाहिए? तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं गया है, उसको जबरदस्ती ले जाया गया है, यहां पर उसकी कंसेंट है पर वो डरा धमका करके ऐसा काम किया जा रहा है, कॉमन इंटेंशन है, तो ये चीजें साधारण अपवाद में आ जाएंगी। तो जितने भी अपराध की परिभाषाएं हैं या जितने भी अपराध हैं, उनके साथ में एक्सेप्शन वाली कंडीशन तो बनी रहेगी, है ना, और बनी रहेगी। तो इसीलिए सेक्शन 3(1) में एक बात कह दी गई है कि इस पूरे के पूरे एक्ट में आने वाली सभी परिभाषाएं, जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी अपराधों की डेफिनेशंस हैं, उनको जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 3 के अंडर अधीन माना जाएगा, यानी कि जिससे गलती से कहीं अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति को छूट मिल सके, उस व्यक्ति को बचाव मिल सके। इज दैट क्लियर? डन? यस, थम्स अप बोलो। हाँ, प्रमाण कैसे देंगे? हाँ, बस यही सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा, यही खेलते हैं लॉयर एडवोकेट बैरिस्टर वगैरह जो होते हैं, वो इसी में खेलते हैं, या तो जनरल एक्सेप्शन में खेलते हैं या सेल्फ डिफेंस में खेलते हैं। बताओ, समझ में आई बात? सेक्शन 3(1) अभी समझ में आया? अभी और डिटेल से बताऊंगा। हाँ, बताओ, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा था?
हाँ, प्रूफ करना कोर्ट में आपका काम है। चलिए, इसको समझाना बहुत मुश्किल है इस धारा को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इस धारा को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल कई बार हो जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखने का प्रयास करते हैं, इसके उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं कि बचाव के उदाहरण, जैसे बचाव के, है ना, बचाव कह लो, या इसको आप छूट कह लो, या इसको आप साधारण अपवाद कह लो, या इसको क्या कह लो, साधारण अपवाद आप इसको बोल लो कि भाई साधारण अपवाद है आपके। के उदाहरण, के उदाहरण, के उदाहरण एग्जाम्पल्स के तौर पर ले लो। तो जैसे एक चीज होती है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, एक एग्जाम्पल आपका है 7 साल से, ये आगे इसकी धाराएं इत्यादि आगे बता देंगे, दोबारा से आगे आएंगी ये सब धाराएं। डॉली इन कैपेक्स, 7 साल से, 7 साल से कम आयु के बच्चे का अपराध, 7 साल से कम आयु, एज के बच्चे के, बालक लिखना ज्यादा ठीक है, बालक का अपराध, अपराध नहीं माना जाएगा, उसे छूट मिलेगी। अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि लॉ इस बात को मानता है कि 7 साल से कम आयु का जो बच्चा है उसके संदर्भ में कहा जाता है डॉली इन कैपेक्स। क्या कहा जाता है? डॉली इन कैपेक्स। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब है अपराध करने में अक्षम, अपराध करने में अक्षम, अपराध करने में अक्षम, अपराध करने में ये अक्षम है, अक्षम है, कर ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर 7 साल से छोटा बच्चा अपराध कैसे नहीं कर सकता है? तो आपको मैंने अपराध के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या तत्व बताए जिसमें ह्यूमन का होना जरूरी है, और सेकंड आपकी क्रिमिनल माइंडसेट का होना जरूरी है। क्रिमिनल माइंडसेट जिस व्यक्ति का होता है और उस क्रिमिनल माइंडसेट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अग्रसर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई वह व्यक्ति जिसका क्रिमिनल माइंडसेट है किसी ना किसी एक्ट को करेगा, किसी न किसी कार्य को करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा। परंतु जब वह ऐसा कर रहा है तो उसको उस कार्य की या उस कार्य के लोप की प्रकृति भी पता है कि ये किस नेचर का काम है, ये किस लेवल तक का काम है और इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो क्रिमिनल माइंडसेट होना जरूरी है, और जो एक्ट किया जा रहा है उस एक्ट की नेचर और रिजल्ट का पता होना जरूरी है। बट 7 साल से छोटा बच्चा अपराध करने में अक्षम इसीलिए है अपराध करने में अक्षम, क्योंकि उसके पास आपराधिक मनस्थिति होना ना के बराबर है। आपराधिक मनस्थिति आपराधिक मनस्थिति नहीं हो सकती। साथ में जो एक्ट उसके द्वारा किया जाएगा उसकी प्रकृति और उसका परिणाम, रिजल्ट, वह नहीं जानता है ना, वह नहीं जानता है, तो इसलिए वह अपराधी नहीं माना जाएगा। और यदि उसके द्वारा कोई अपराध बन भी जाता है, तो सपोज करो कि आप दरोगा बन गए, मैं ये एग्जांपल देता हूं, और आपको बहुत सारे लोगों को वो होता है, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूं ये मतलब ऐसा क्यों होता है कि वो लाइसेंसी हथियार ले लेते हैं, पिस्टल ले लेते हैं, रिवॉल्वर ले लेते हैं। तो वैसे जैसे हम जैसे साधारण लोग हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग ऐसे चलते हैं, नॉर्मली चलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ी चाल ढाल अलग हो सकती है, बट हाँ थोड़ी चाल ढाल अलग हो सकती है। बट जिसके पास लाइसेंसी हथियार वगैरह होते हैं वो क्या काम करते हैं, और हमारी जैसे ये जैसे दिख रही है आपको, ये मेरी टी शर्ट है, तो ये टी शर्ट नॉर्मली रहेगी, बेल्ट इसके अंदर छुपी रहेगी। बट जिसके वो लगी रहती है ना, पिस्टल वगैरह लगी रहती है, वो यहाँ पे उस बेल्ट में ऐसे करके डालता है और इस टी शर्ट को ऐसे फोल्ड करके उसके अंदर ऐसे करता है, और कंधों को ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे चलते हैं वो ऐसे ले करके। अरे भाई क्या चीज है, उससे खतरनाक चीज तो सबके पास यहाँ पे है। सारा खेल यहाँ का है, माइंडसेट इज द हीरो, माइंडसेट इज द हीरो, विल पावर इज द विल पावर है ना, वही चीज है।
विल पावर ही सब कुछ चीज है। हीरो एक्चुअली में कौन है? आपका माइंड, आपकी सशक्त शक्तियां, आपके विचार हीरो हैं। ऐसे चलने से कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता है भाई सब कुछ जा रहा है बेवकूफ आदमी कि गैंगस्टर वाइब, तो गैंगस्टर थोड़ी बनाना है हमको। समाज में गैंगस्टर नहीं चाहिए, हमको समाज में चाहिए गुड ह्यूमन बीइंग। हमको अच्छे इंसान चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को, दर्द को समझते हो, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हो। हमको ऐसे लोगों का निर्माण करना है। वी डोंट वांट गैंगस्टर्स इन आवर सोसाइटी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे दरोगा बन जाते हैं, बहुत सारे कांस्टेबल भी ऐसे होते हैं, उनको कुछ स्पेशल अथॉरिटी रहती होगी, पिस्टल वगैरह लगा के चलते हैं, तो वो पिस्टल पे ही पूरी अकड़ रहती है। तो अकड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने बहुत खूब लिखा है कि जरा न खुदी रघुनाथ के मन न सुहाती, जाके ही अभिमान है ताकि तोरत छाती। जो कोई अपने आप को कितना बड़ा शहंशाह समझता हो, अपने आप को बहुत बड़ा अहंकारी समझता हो। अहंकार कितनी चीजों का होता है? धन का अहंकार होता है, और रूप का भी अहंकार होता है। लड़कियों में रूप का बड़ा अहंकार होता है। लड़कों में भी कोई होते हैं तो रूप का बड़ा, हम तो बड़े सुंदर हैं। तो उस रूप के अहंकार से कुछ होता नहीं है, केवल और केवल शारीरिक भोग वासनाओं में ही वो चला जाता है। दिस इज फैक्ट, इस बात को ध्यान रखना। जो रूप का होता है, धन का होता है, विद्या का होता है, पद का होता है, प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, तो जिसके ही अभिमान है, जिसकी छाती में अभिमान होता है ना, उसकी छाती तोड़ी जाती है सबसे पहले। इस बात का ध्यान रखना। तो अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। तो जैसे पिस्टल लगा करके आपने रख दिया अपने घर में, आपका छोटा बच्चा है 5 साल का, वो उसने कार्टून वगैरह में कहीं पर देख लिया होगा, कार्टून वगैरह में कहीं पर देख लिया होगा कि ऐसे चलाते हैं तो आदमी मर जाता है। तो उसको पता नहीं, उसको ये पता है आदमी मर जाता है। तो आपने पिस्टल घर में रख रखी, आप दरोगा जी बन गए, आपका बेटा है, उन्हें पापा आज तो मैं आपको मारूंगा। आपने सोचा कि लोड वोड तो है नहीं, और इससे क्या चलेगी, टाइट ट्रिगर है। उसने करा डिस्ट्यूम, तो पापा पड़ जाएगा, तेरा वाला हो, ऐसे गिरे पिताजी जा करके, अब पिताजी डेड। तो क्या उस बच्चे को सजा दी जाएगी? अब डेथ हुई है, बट जिसके माध्यम से ये कार्य हुआ है वो तो 7 साल से छोटा है, यानी कि उसके बारे में बोला जा रहा है डॉली इन कैपेक्स, अपराध करने में अक्षम है। उसने जो कार्य किया, उसकी नेचर और उसके रिजल्ट को वो जानता ही नहीं है। इसलिए ये जो हत्या वाला ये अब हुई, तो देखो एक तरह से हत्या, मारा गया आदमी, ह्यूमन डेड हुआ, परंतु ये अपवादों के, साधारण अपवादों के अधीन मान लिया जाएगा। क्या होगा? साधारण अपवादों के अधीन मान लिया जाएगा। बिल्कुल। मैं चाहता हूं जितने भी आप लोग दरोगा बने, आप बहुत विनम्र रहें। थाने में अगर कोई आए ना, दुखी होकर ही थाने में कोई आता है, खुशी हंसी खुशी तो आता नहीं है। तो आपके मुखमंडल पर ऐसी मुस्कान होनी चाहिए कि आपको देखते ही, आपके आपके बोल सुनते ही उसके दुख दूर हो जाएं। मैं चाहता हूं कि ऐसा समाज और ऐसे अधिकारी निर्मित हों, पर पता नहीं कितने हो पाते हैं, भगवान जाने, और कितने लोग हमारी बात मानेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरह की चीजों को वहां पर आपका ध्यान रखा जाता है। बोलो, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, हम एसटीएफ वालों को कह रहे हैं। नहीं भाई, स्पेशल नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एसटीएफ में थोड़ी ही है ऐसे लगा के चलते हैं पिस्टल। मैं लगा के चलने में कोई नहीं, वो तो अधिकार दे रही है सरकार, वो तो शासन अधिकार दे रहा है, पर उसका अहंकार नहीं होना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे। हम्म आगे हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। आ, चलो, समझाने के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं, फिर हमारा वो ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। अब अगला ए सेक्शन का, सेक्शन 3.3। कौन सा? सेक्शन 3.3। सेक्शन 3 का पार्ट 3 है, जो सेक्शन 3 का पार्ट 3 जो है, उसको देखने का प्रयास करें, उसको जानने का हम लोग प्रयास करें। यहां पर क्या चीज लिखी गई है? जब कोई प्रॉपर्टी, जब कोई संपत्ति, हाँ, जब कोई संपत्ति, जब कोई प्रॉपर्टी, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, हाथ ऊपर जा रहा है, बाद में ऊपर कर देंगे। जब कोई प्रॉपर्टी, जब कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण
किसी व्यक्ति के कारण उसके, किसी व्यक्ति के कारण उसके, किसके, उसके, उसके पति या पत्नी के पास है, पति या पत्नी, पत्नी में बड़ी की मात्रा रहती है ना, देखो पति में छोटी, पति में छोटी की मात्रा रहती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि गृहस्थ आश्रम में पति जो होता है उसको बड़ा बन करके, है ना, मतलब बड़प्पन दिखा करके सदैव छोटा बनना चाहिए, अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देना चाहिए। ये कहना, ये शब्द बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी का जो औधा होता है वो बड़ा होता है, पति का छोटा होता है। पति तो कमा करके लाता है, बाकी सब कमाना, व्यवस्था करना, बालकों को जन्म देना, उनको संस्कार देना, ठीक है, और जो वर्किंग है वो वर्क के साथ साथ इन चीजों को संभालती हैं। तो अब जब आपका विवाह होगा, या आप में से जितने लोग विवाहित हैं, तो अपनी पत्नी से खूब प्रेम करें, खूब उनका सम्मान करें। ये नहीं यार तू तो कैसे घर की आ गई है, ये नहीं है ना, तू तो पढ़े लिखे, कैसी सी है तू, ये नहीं बोलना है उसको। उसके बाद सेवक, सेवक मतलब नौकर, सेवक मतलब नौकर, सेवक मतलब नौकर। और तीसरा लिपिक, लिपिक मतलब क्लर्क, लिपिक मतलब क्लर्क, लिपिक मतलब क्लर्क। जब कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कारण उसके पति या पत्नी के पास है, सेवक या नौकर के पास है, या लिपिक के पास है, मैं लिख देता हूं के पास है, के पास है, के पास है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है यहां पर, तो वह संपत्ति, तो वह संपत्ति, तो वह संपत्ति, पास होने का मतलब क्या है, यहां पर पास होने का मतलब क्या है, कब्जे में होना, पास होने का मतलब है कब्जे में, कब्जे में होना, पास होने का मतलब कब्जे में होने से है। तो वह संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे की मानी जाएगी, उसी व्यक्ति के कब्जे की मानी जाएगी, उसी व्यक्ति के कब्जे की मानी जाएगी, उसी व्यक्ति के कब्जे की मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, ये सेक्शन 3(3) बात कर रहा है। लिपिक, लिपिक हाँ एक तरह से मुंशी, मुंशी कह सकते हो आप, बट वहां पर क्योंकि टर्म ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो हम वैसा क्यों लिखें, हम तो सीधे सीधे इसी बात को लिखेंगे ना जो हमारा लिखा हुआ है। यानी कि जब कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कारण या व्यक्ति के नाते उसके पति या पत्नी के कब्जे में है, सेवक या नौकर के कब्जे में है, या लिपिक के कब्जे में है, तो यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति के कब्जे में है। सपोज करो कोई आदमी है, ज्यादातर आदमी क्या काम करते हैं, ज्यादातर आदमी क्या काम करते हैं कि रुपया पैसा कमाते हैं और अपनी पत्नी के नाम प्लॉट वगैरह ले लेते हैं। तो अब वहां पर देखा जाएगा कि यह जो प्लॉट है या जमीन है या मकान है, दुकान है, यदि पत्नी ने अपनी इनकम से वो खरीदी है फिर तो उसी की है। बट यदि पति ने अपने पैसे से खरीद करके उस प्लॉट को, दुकान को, मकान को पत्नी के नाम कर दिया है, यानी पत्नी के कब्जे में वो है, तो वह प्लॉट, मकान, दुकान पति का ही माना जाएगा, उसी व्यक्ति का माना जाएगा। पत्नी ने किया है तो पत्नी का माना जाएगा। मान ले किसी मालिक ने नौकर के नाम अपने पैसे से कमा करके कर दिया है तो उसी के कब्जे का माना जाएगा। यहां पर यह बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 3(3) जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उसके ऐसे ऐसे हो तो उसी के कब्जे की वो मान ली जाएगी। ठीक, आगे सेक्शन 3(5), जैसे बोलते हैं ना 3(5) मत करे भाई ज्यादा। सेक्शन 3(5) समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? घबराओ नहीं, हमारे पास पर्याप्त समय है और हम आराम से आराम से चीजों को करेंगे। बालक वाले में कौन सी धारा लगती है, अभी आगे आएगा, सब चीज है, साइड हो गया लो में। हाँ, सर करवा चौथ कब है पता नहीं, जो करवा चौथ मनाएंगे वो जाने, अपने को नहीं पता है करवा चौथ वगैरह कब है। बहुत इंपॉर्टेंट सर, पहले भी ऐसा ऐसा था सर, हाँ लगभग ऐसा ही था, पहले भी धाराओं में लगभग ऐसा ही था। ये धारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मानना है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है।
आईपीसी के सेक्शन 34 में ये हुआ करती थी। आईपीसी के सेक्शन 34 में ये धारा हुआ करती थी और आपके पीवाईक्यू में इसको पूछा गया था, है ना, पिछली वाली परीक्षाओं में इसको पूछा गया था। ये है आपका सामान्य उद्देश्य। क्या है? ये है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य, है ना, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य किसको कहते हैं, इसके बारे में यहां पर हमारी चर्चा होगी। सामान्य उद्देश्य यानी कि कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन की परिभाषा। कॉमन इंटेंशन की परिभाषा के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, पहले मैं ना आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। अब ध्यान से देखना। सपोज करो एक आदमी है ए, ठीक है, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, ठीक है, एक आदमी है सी, एक आदमी है डी और एक आदमी है एक्स, ठीक है, एक आदमी है एक्स। ये चार आदमी हैं और ये चारों आदमी, है ना, ये चारों के चारों आदमी इस ए से, है ना, शत्रुता रखते हैं, ठीक है, शत्रुता रखते हैं। ये चारों के चारों क्या मानते हैं? ये चारों के चारों शत्रु मानते हैं ए को, शत्रु मानते हैं, शत्रु मानते हैं किसको? ए को। ए को चारों के चारों शत्रु मानने का काम आपका करते हैं, दुश्मन मानने का काम करते हैं। अब परेशान है इसकी वजह से कुछ भी है। ज्यादातर तो शत्रुता क्यों मानी जाती है कि किसी ने किसी का हक मार लिया हो तो तब शत्रुता हो जाती है, परंतु कुछ लोग अनावश्यक रूप से शत्रुता मानने लगते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के जैसा बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, हम उससे डाह, हम उससे जलन करने लगते हैं और वह जलन धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती शत्रुता में परिणत हो जाती है, बदल जाती है और फिर उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। तो आपका सी, बी, डी और एक्स इससे शत्रुता रखते हैं। इन चारों की आपस में क्या हुई? इन चारों की आपस में मीटिंग हुई, इन चारों की आपस में मीटिंग हुई और ये चारों ही ए के प्रति क्या रखते हैं? ए के प्रति आपराधिक, आपराधिक मनस्थिति रखते हैं। क्या रखते हैं? आपराधिक दुराशय रखते हैं। दुराशय लिख देता हूं, आपराधिक दुराशय रखते हैं, आपराधिक दुराशय रखते हैं कि कुछ भी, कि भाई इसको समाप्त करो, है ना। और चारों के चारों एक ही बात सोचते हैं। आपराधिक दुराशय कैसा है? यदि आपराधिक दुराशय एक समान है, यदि आपराधिक दुराशय एक समान है, एक जैसा है, यानी कि सामान्य उद्देश्य जो है वो आपका कॉमन इंटेंशन का मिलना, है ना। सामान्य उद्देश्य आपराधिक दुराशय का एक जैसा होना ही कॉमन इंटेंशन है। जैसे ये एक इस एक के साथ में शत्रुता मानते हैं, इसको अपना दुश्मन मानते हैं, इसको समाप्त कर देना चाहते हैं। बी का ये मन करता है ए को मारो, सी का भी ये मन करता है, डी का भी ये मन करता है, एक्स का भी ये मन करता है और ये चारों एक साथ मिलकर के अगर बात करते हैं कि भाई हमारा तो मन ये करता है, तो भैया हमारा भी यही करता है, भैया हमारा भी यही करता है, भैया हमारा भी यही करता है। तो जब इस तरह से आपके काफी सारे लोगों के आपराधिक दुराशय एक जैसे और एक समान हो जाते हैं तो उसको सामान्य उद्देश्य या कॉमन इंटेंशन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक बताओ। हाँ हाँ, अभी इसको और एग्जांपल के जरिए मैं बताऊंगा। हाँ, 3 रिपीट कर दीजिए। हाँ, सब सब अच्छा हो जाएगा, बस धैर्य से समझने का प्रयास करते रहिए। बहुत अच्छे से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। अब एक बार मैं परिभाषा इसकी लिखवा देता हूं तो देखो आपको और अच्छी लगेगी सामान्य उद्देश्य के बारे में। तो यहां पर क्या लिखा गया है? जब कोई, एक बार परिभाषा देख लो, जब कोई आपराधिक, आपराधिक, जब कोई आपराधिक कार्य, जब कोई आपराधिक कार्य, क्रिमिनल एक्ट, जब कोई आपराधिक कार्य, क्रिमिनल एक्ट, जब कोई आपराधिक कार्य, क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों द्वारा, कई व्यक्तियों द्वारा,
कई व्यक्तियों द्वारा, जब कोई आपराधिक एक्ट कई व्यक्तियों द्वारा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जो किताब आरडब्ल्यू द्वारा निकाली गई है ना, वो बहुत सटीक और बहुत शानदार किताब है। बाकी देखो मैं आपको बात बताऊं, बाकी से तो बाकी सब पुस्तकों से मतलब वो नहीं कर रहा हूं, मैं किना नहीं कर रहा हूं या भाई किताबें खराब है ना, पर मैं आपको मतलब ये विश्वास दिलाता हूं कि जितनी चीजों की आपको जरूरत है और जिस तरह से बाकी आप जल्दी से मतलब किताबों को उठा करके देखो, अन्य अन्य पुस्तकों को भी अगर आप अगर उठा करके देखोगे तो उसमें क्या किया गया है कि पूरी की पूरी आईपीसी भी लिख दी गई है, पूरे के पूरे सारे सेक्शन लिख दिए गए हैं एक तरफा, ऐसे ही पूरी सीआरपीसी लिख दी गई है, ऐसे ही फिर उन्होंने बीएनएस को भी एक तरफा लिख दिया है, बीएनएस को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कहीं कहीं पर छुटपुट एक्सप्लेनेशन कुछ है तो है, बाकी नहीं की गई है। जबकि आप आरडब्ल्यूए की बुक को देखोगे तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन वहां पर दी गई है, क्योंकि उसको लिखा गया है। बाकी एडिटर्स ने बस किताब निकालने के लिए किताब को बाहर निकाल दिया है कि ठीक है हमारी बिक जाएगी, बट जिस तरह से एक्सप्लेन मैंने किया है वहां पर और हमारी पूरी टीम ने किया है, वो आप जल्दी से व्याख्या दूसरी जगह नहीं देखेंगे, और सचित्र उसको बनाया गया है और 4 कलर में बनाया गया है, जिससे आप जरा सी भी दिक्कत ना माने। तो उस किताब को आप प्रेफर करें और नाम मात्र के मूल्य में वो पुस्तक आपको मिल जाएगी, कहीं भी लोकल मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य, अपने सामान्य आशय, सामान्य आशय, इसको आशय लिखना ज्यादा सही है, 1 मिनट, इसको आप एक साथ लिखिए, सामान्य आशय लिखिए, ठीक है, उद्देश्य नहीं, सामान्य आशय लिखिए इसको प्लीज। यहां पर मैं चाहता हूं आप इसको सामान्य आशय लिखें। ये मेरी ही त्रुटि है, क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, हाँ, तो बुढ़ापे में चीजें याद नहीं रहती उतनी। तो सामान्य उद्देश्य नहीं, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। जब कोई आपराधिक कार्य है ना, क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, अग्रसर करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। तो यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, तो यहां पर कुछ कंडीशन है, तब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति दोषी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति दोषी माना जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति दोषी माना जाएगा। सेकेंडली आपका, और ऐसे दोषी माना जाएगा, और ऐसे दोषी माना जाएगा, और ऐसे दोषी माना जाएगा मानो अकेले ने वह कार्य किया है, मानो अकेले ने वह कार्य किया है, मानो अकेले ने वह कार्य किया है, मानो अकेले ने वह कार्य किया है। यह है सामान्य आशय। तो सामान्य आशय आपसे डायरेक्टली पूछेगा कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा 3.5 में सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन की परिभाषा है। यहां पर एक बात बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कई व्यक्तियों द्वारा अपने एक सामान्य आशय के, मतलब कि जितने भी लोग हैं, कई व्यक्तियों के बारे में जितने भी लोग हैं, उनकी एक ही मनस्थिति हो, आपराधिक मनस्थिति हो कि भाई हाँ ये काम करना है, और जब वो अपने उस कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम, वो एक्ट कर देते हैं, तो सबके सब उसमें दोषी माने जाएंगे, और सबके सब ऐसे दोषी माने जाएंगे जैसे अकेले वह काम किया गया है। सपोज करो जी जो है, जी जो है वह एक लड़की है, जी जो है वह एक लड़की है, ठीक है, जी जो है वह एक लड़की है, और इस ये यहां से रोड के पास से गुजर रही है। सपोज करो इलाली रोड के पास से गुजर रही है बिटिया, ठीक है, अब ये गुजर रही है यहां पे, तो यहां पर आपका क्या आ गया, सपोज करो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये यहां पर लड़के खड़े हैं, कौन खड़े हैं, ये आपके लड़के खड़े हैं, और ये लड़के इस लड़की को तुरंत देखते ही कहते हैं ओफो क्या खूबसूरती है, क्या अदा है, रात का समय हो रहा है, और लड़की को देख करके इनकी बैड इंटेंशन जन्म ले जाती है कि चलो इसके साथ में
कुछ किया जाए, है ना, इसके साथ में कुछ कृत्य किया जाए, रेप करने की इच्छा उनके मन में आ जाती है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इच्छा आ जाती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब महिला की मर्जी और इच्छा के बिना होता है, तुरंत रेप में कन्वर्ट हो जाता है। रेप अनजान व्यक्ति का नहीं होता है। यदि आप किसी के साथ में रह रहे हैं, है ना, पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी महिला मित्र है, और अगर आपने सेक्सुअल इंटेंशन जाहिर की और उन्होंने कहा नो, और फिर भी आपने वहां पर अटेम्प्ट किया और करने की कोशिश की या कर दिया, तो वो भी रेप कहलाता है। तो यहां पर क्या हुआ, ए बी सी डी ई, ये लड़के हैं, ये लड़के इस लड़की के पास जाते हैं, इसको घेर लेते हैं। अब जैसे ये जी बिचारी है, अब सपोज करो ये इसका एक हाथ है, ये इसका एक हाथ है, ये इसका पैर है, ये इसका पैर है, तो सपोज करो इन सबकी क्रिमिनल, ये जो लड़के हैं, 5 लड़के हैं मान लिया, तो इनका सामान्य आशय क्या बन गया, इनका सामान्य आशय बन गया, इनका सामान्य आशय बन गया कि भाई क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है इसके साथ में, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सपोज करो पांचों के पांचों की यही एक कॉमन इंटेंशन है, एक ने एक हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, तीसरे ने एक पैर पकड़ लिया, और चौथे ने एक पैर पकड़ लिया, और ई जो है वो यहां पर अपराध को जन्म दे रहा है, वो अपराध कर रहा है यहां पर। अब ए ने कुछ नहीं किया, सपोज को, अब हो सकता है बारी बारी से सब लोग करें, बट अगर खाली ये ए कर रहा है ना, ये ए ने ये पकड़ रखा है, बी ने हाथ पकड़ रखा है, सी ने पकड़ रखा है, डी, और केवल ई ने कर रखा है, और अपराध हो गया, सपोज करो रेप हो गया, तो मान लिया पांचों पकड़े गए, तो ई को तो रेप की सजा मिलेगी ही मिलेगी। अब यहां पर सपोज करो ए कहने लगे कि सर मैंने तो हाथ पकड़ रखा था, बी कहेगा सर मैंने भी हाथ पकड़ रखा था, ये डी कहेगा मैंने पैर पकड़ रखा था, सी कहेगा मैंने ये वाला पैर पकड़ रखा था, सर अपराध तो ई ने किया है। तो कोर्ट तमाचा मारेगा खींच करके, तमाचा मारेगा खींच करके, क्या बोलेगा कि ई तो अपराधी है, तुम भी इसी कृत्य के समान अपराधी हो, क्योंकि कॉमन इंटेंशन को, अगर कॉमन इंटेंशन में कई आदमी एक साथ मिलकर के अपनी कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए जब कृत्य करते हैं, अपराध करते हैं, तो हर एक व्यक्ति उसी अपराध का दोषी माना जाएगा जो अपराध इस मुख्य व्यक्ति ने किया है, और ऐसा माना जाएगा कि जैसे वह अपराध उसने अकेले किया हो। तो अगर ई को रेप की सजा मिलती है, तो चाहे ए ने हाथ पकड़ा हो, बी ने हाथ पकड़ा हो, डी ने सी ने पैर पकड़े हो, तो ये भी इक्विवेलेंट दोषी होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ई होगा आपका, ठीक है, डी सी, तो ये बराबर के दोषी माने जाएंगे, बड़े ही इन्होंने कृत्य किया हो या ना किया हो। तो यहां पर आपकी क्या स्थिति है, यहां पर आपकी स्थिति बनती है सामान्य आशय। सामान्य आशय मतलब कि किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए एक जैसी सम्मति, सहमति, हामी का होना सामान्य आशय है। और सामान्य आशय को पूरा करने के लिए, अग्रसर करने के लिए जो भी कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, तो चाहे कोई कुछ भी करे, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो हर कोई उसी अपराध के दोषी माने जाएंगे, और ऐसे दोषी माने जाएंगे जैसे अकेले ने वह कार्य किया हो। इज दैट क्लियर? थम्स अप करके बताओ। बुक नेम, हाँ, आरडब्ल्यू, मूल विधियन संविधान, सबको सजा बराबर मिलेगी, बिल्कुल। हाँ बताइए, थम्स अप करके बताइए। हाँ, नहीं बुक रख लीजिए, क्या दिक्कत है। हम्म, बहुत बढ़िया। बस देखो, देखो, पढ़ाने में ना समय लगता है, चीजों को समझाने में समय लगता है। हम्म, बस ये एग्जाम्पल ही तो था बाबू, ये एग्जाम्पल ही तो था बाबू। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मिलते हैं कल और फिर आगे पढ़ेंगे। अभी जब हमारे क्वेश्चन भी आएंगे तो क्वेश्चन उसमें मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले मैं पूरी की पूरी अवधारणा को आपको क्लियर कर दूं। जी ठीक है, मिलते हैं कल इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज, भूलिएगा नहीं। जल्दी ही हम लोग
प्रैक्टिस सेशन को भी शुरू करने वाले हैं, आपको उसमें बहुत मजा आएगा। आप चीज़ों को देखिएगा और आप जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें तैयार हो रही हैं। ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर तो चीज़ें पढ़ी नहीं जा रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, बट ऐसा नहीं होता है कभी भी। जब पढ़ाने का प्रयास एक शिक्षक के रूप में खड़ा व्यक्ति दिल से करता है तो चीज़ें पूरी होती हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।